औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। सेकेंडरी फिज़िक्स की हमारी क्लास है और चैप्टर नंबर 12 जैसे कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सिलसिले की ये आखिरी क्लास है और इसमें जैसा कि जानते हैं कि चैप्टर 12 का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और इसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। गॉसेस लॉ इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉसेस लॉ हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हवाले से है और हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, हमने इसकी गॉसेस लॉ पढ़ा है, फ्लक्स पढ़ा है और लास्ट क्लास में हमने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन डिस्कस की थी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। दैट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। दो एप्लीकेशन गॉसेस लॉ की फर्दर है जो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। Today we are going to discuss the second application of the Gauss's law, which is electric intensity between two opposite charge plates. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट्स। अगर हमारे पास दो अपोजिट चार्ज प्लेट्स हों तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए हमने फार्मूला ड्राइव करना है। इनके दरमियान क्या फार्मूला होगा? फर्स्ट करते हैं, हमारे पास दो अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स है, दो प्लेट्स है पैरेलल है। कंसीडर टू अपोजिट चार्ज प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे के पैरेलल दो प्लेट रखी है, सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। दो प्लेट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और हमने पीछे आपको याद है डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव प्लेट से शुरू होती है, नेगेटिव प्लेट की जानी जाती है। फर्स्ट करते हैं, लेट these plates are separated by small distance d as compared to their size। प्लेटों के जो दरमियान फासला है, जो डिस्टेंस है प्लेटों के दरमियान, वो डिस्टेंस फर्स्ट करते हैं जो डिस्टेंस है प्लेटों के दरमियान, ये डिस्टेंस बराबर है डी के। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के दरमियान फासला है, इस फासले को हम एज्यूम करते हैं कि ये फासला हमारा स्मॉल डी है। स्मॉल डी हमारे पास प्लेटों के दरमियान फासला है और उसके साथ साथ मेरे बेटा फर्ज करते हैं कि सरफेस डेंसिटी चार्ज, सरफेस चार्ज ऑन ईच प्लेट, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच प्लेट इज सिग्मा। हर प्लेट की जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हर प्लेट की जनाब कितनी है? सिग्मा हमारे पास है। पीछे क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है। सिंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल एक्सेप्ट नियर द एजेस, किनारों के अलावा दरमियान में जो पॉइंट्स हैं वहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल एक्सेप्ट नियर द एज, किनारों के अलावा जो किनारे हैं यहाँ पर तो डायरेक्शन चेंज होगी, मगर दरमियान में हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज पर होती है। और हम क्या कर सकते हैं, तवज्जो से गौर से देखिएगा, ध्यान से मामले को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हर प्लेट जो हमारे पास है दैट विल बिहेव लाइक अ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अगर हम ये दो प्लेटें थी, अगर हम एक प्लेट को लेट से छोड़ देते हैं कि एक प्लेट फर्ज करें मौजूद नहीं है, अगर एक प्लेट ना होती बेटा तो जो पहली वाली प्लेट है इट विल बिहेव लाइक अ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। जो सिंगल प्लेट है वो कैसे बिहेव करेगी? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट बिटवीन द प्लेट्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कैसे बिहेव करेगी? एज इनफाइनाइट शीट बिहेव करेगी। और आपको पता है कि जब एक शीट ऑफ चार्ज होती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पैदा होगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, जो कि आउटपुट होगी। ये हमने डेरिवेशन की थी पीछे वाली, वो डेरिवेशन है। और इसी तरीके से बेटा अगर हम पॉजिटिव प्लेट को भूल के सिर्फ नेगेटिव प्लेट की बात करें, अगर पॉजिटिव प्लेट को छोड़ दें और नेगेटिव प्लेट की बात करें तो नेगेटिव प्लेट विल आल्सो बिहेव लाइक अ शीट ऑफ चार्ज। जो नेगेटिव प्लेट है वो भी शीट ऑफ चार्ज के तौर पे बिहेव करेगी और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू भी क्या होगी? उसकी वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगी। उसकी वैल्यू भी क्या होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, मगर इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? इनवर्ड होगी।
इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इनवर्ड होगी, अंदर की जानिब होगी। इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, अंदर की जानिब होगी। तवज्जो से गौर से देख ले, यहाँ देखो दो प्लेटें थी, अगर हम नेगेटिव प्लेट को भूल जाते हैं तो पॉजिटिव प्लेट विल बिहेव लाइक अ शीट ऑफ चार्ज, नेगेटिव को भूल पॉजिटिव को भूल जाते हैं तो नेगेटिव विल बिहेव लाइक अ शीट ऑफ चार्ज। दोनों सूरतों में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम है। दोनों सूरतों में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डायरेक्टेड सेम फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की जाने वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, यानी दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है, दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो सेम है। लिहाजा टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के सम के बराबर होगी। Since both electric intensities are directed from positive to negative plate, hence total electric intensity between these plates will be equal to sum of E1 and E2. जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में अमल करते हैं तो टोटल वेक्टर मालूम करने के लिए दोनों वेक्टर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। सेम डायरेक्शन में थे इसलिए हमने इनको ऐड कर लिया। किसके बराबर हो जाएगा चंदा? टोटल ई बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 के। E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बेटा, यहाँ मैंने प्लस और माइनस का निशान लिखा था। ये प्लस और माइनस का निशान सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। प्लस और माइनस का निशान सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जब कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर प्लस माइनस साइन नहीं लिखा जाता, ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। प्लस प्लस के मतलब होता है आउटवर्ड और नेगेटिव के मतलब होता है इनवर्ड। यहाँ चूंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दैट विल बी इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर है 2 नीचे है, क्या होगा मेरे बेटा, कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से 2 काट देते हैं तो क्या बन जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला आ जाएगा बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट्स। अगर आप इसको जनरली देखें तो आपको अंदाजा हो रहा है कि काफी छोटा सा काम है, कोई लंबा चौड़ा काम तो है ही नहीं। मगर बेसिकली एक तो दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये फार्मूला आपसे एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकते हैं, ये फार्मूला आपसे एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट डैश होती है। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए एमसीक्यूज के हवाले से, सिंस देयर आर लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज टू कम इन दिस पेपर में काफी सारे एमसीक्यूज आने वाले हैं, लिहाजा ये आपको एमसीक्यूज के हवाले से पता होना चाहिए। एक और चीज यहाँ देख लेते हैं मेरे बेटा कि अगर डायलैक्ट्रिक मीडियम दरमियान में आ जाए, जैसे कि आपको पता है, बताया है, पढ़ाया है कि जब डायलैक्ट्रिक मीडियम आ जाता है तो जहाँ एप्सिलॉन नॉट होता है उसके साथ एप्सिलॉन आर का इजाफा कर देते हैं। एप्सिलॉन आर का नाम रिलेटिव परमिटिविटी होता है और इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। अब चूंकि एप्सिलॉन आर डिनोमिनेटर में है, चूंकि एप्सिलॉन आर हमारे पास डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में होने के मतलब है कि ये वैल्यू को डिक्रीज कर देगा, वैल्यू को कम कर देगा। ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज में कि बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डायलैक्ट्रिक मीडियम बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट्स द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ऑप्शन होंगे इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम। तो आपको पता होना चाहिए कि डायलैक्ट्रिक मीडियम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कम कर देता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कम जनाब जी वो कर देता है। तो ये आपके पास इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट्रिक हो गया है। लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीजेस बाय इंट्रोडक्शन बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डायलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। क्लियर है? इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ऐसा ज़्यादा याद करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आप समझो कि एग्जाम में कोई आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा देख के कि सवाल आना तो मुमकिन नहीं है। हाउ एवर, जो फार्मूलाज यहाँ पर हमने इस्टेब्लिश किए हैं, दो चीज़ें हैं जो फार्मूलाज हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किए हैं। पहला फार्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, एक तो एमसीक्यूज के अंदर भी आएगा और आगे जो हम टॉपिक फर्दर पढ़ेंगे कैपेसिटर वगैरह उसमें इसकी ज़रूरत पेश आएगी। लिहाजा ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। डायलैक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तमाम छोटी छोटी बातें हैं, पता रहेगी तो मामला आपके लिए आसान रहेगा। दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन रिगार्डिंग द गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन थी जिसकी मदद से हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को मालूम किया। और आप गौर से देखें तो बेसिकली ये पहले वाले की एक्सटेंशन है। अगर आपने पहली एप्लीकेशन जो पढ़ी हुई है जिसके मुताबिक ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, तो उसी की मदद से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ओके जी, राइट, ठीक है, ठीक है। नाउ देन वी हैव वन मोर एप्लीकेशन रिगार्डिंग गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ के हवाले से एक तीसरी हमारे पास एप्लीकेशन भी है और ये एप्लीकेशन हमारे पास है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी क्या है जरा देख लें,
इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ एमसीक्यूज के हवाले से इसको डिस्कस करेंगे। तवज्जो से देख लें। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमारे पास प्लेट थी, अब हमारे पास सूरत हाल ये है मेरे बेटा कि यहाँ पर एक स्फीयर आ जाएगा। एक स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर चार्ज मौजूद है। क्या है स्फीयर के ऊपर? चार्ज। सरफेस के ऊपर, स्फीयर की सरफेस के ऊपर चार्ज मौजूद है। इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को मालूम करना है। इधर डायग्राम को गौर से तवज्जो से देख लें कि हमारे पास मेरे बेटा एक स्फीयर है। अच्छा, बड़ा सारा स्फीयर आपको नजर आ रहा होगा। इसके सरफेस पे चार्ज है। कहाँ है? सरफेस पे चार्ज है। अंदर से ये खाली है, अंदर से ये हॉलो है। जिस तरह आदमी का सर स्फेरिकल होता है, ऊपर बाल लगे होते हैं, अंदर से पता नहीं खाली होता है नहीं होता, वो तो हर एक का अलग अलग होता है हिसाब किताब। इसी तरीके से चार्ज सरफेस के ऊपर है, अंदर से हॉलो है, अंदर से खाली है। इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को मालूम करना है। द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, फर्स्ट करते हैं क्यू है। जो रेडियस ऑफ द स्फीयर है उसका नाम ए रख देते हैं। और मेरे बेटा जो टोटल एरिया ऑफ द सरफेस है, सरफेस का एरिया पता है आपको क्या होता है? 4 पाई r² होता है। सरफेस का जो एरिया होता है वो 4 पाई r² सरफेस का एरिया होता है स्फीयर का। चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो क्यू अपॉन ए के बराबर होती है। ये तो चल बुनियादी बेसिक बात बता दी। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि हम इसकी डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फार्मूले लिखवा दूंगा डायरेक्ट जो हमने जो ड्राइव होते हैं। और वो फार्मूले बेसिकली आपको एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, आपके जहन में होने चाहिए। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन होते हैं, देखो जरा गौर से सुनो। जब हम स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एक नहीं, दो नहीं, 3 हिस्से हैं। स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एक नहीं, दो नहीं, 3 हिस्से हैं। पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है, इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है, जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को मालूम करना है, फर्ज करते हैं वो पॉइंट हमारा स्फीयर के कहीं बाहर है। पॉइंट कहाँ है बेटा? स्फीयर के आउटसाइड कहीं पॉइंट हमारे पास मौजूद है। जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है, जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, फर्ज करते हैं ये पॉइंट कहीं स्फीयर के बाहर मौजूद है। कहाँ है बेटा? स्फीयर के बाहर कहीं मौजूद है। और जो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जो इसका फासला है, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से जो इसका फासला है, ये फासला फर्ज करते हैं आर के बराबर है। कितना फासला है बेटा? जो फासला हमारे पास है ये स्मॉल आर कह देते हैं। स्मॉल आर के बराबर ये फासला है। पॉइंट कहाँ लाई करता है? आउटसाइड लाई करता है। पॉइंट हमारा आउटसाइड लाई करता है। जब आउटसाइड लाई करेगा मेरे बेटा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास आएगी, सुनना बेटा गौर से, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास होती है पॉइंट पी आउटसाइड द स्फीयर अगर है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। क्यू से मुराद है टोटल चार्ज जो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। क्यू से मुराद क्या है मेरे बेटा? टोटल चार्ज है जो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। अगर पॉइंट जिस पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है, अगर ये पॉइंट स्फीयर के बाहर मौजूद है, कहाँ है बेटा? स्फीयर के, अगर ये स्फीयर के बाहर मौजूद है तो वहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² है। आर कौन सा डिस्टेंस है? इसके सेंटर से लेकर जो इस पॉइंट पी को हमने लिया है वहां तक का फासले पर ये डिपेंड करता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है? तवज्जो देके देखिएगा। हो सकता है कि जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है वो पॉइंट ऑन द सरफेस हो। जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है, हो सकता है वो पॉइंट कहाँ मौजूद हो मेरे बेटा? हो सकता है वो पॉइंट आपका एग्जैक्टली कहाँ मौजूद हो? स्फीयर पर मौजूद हो। यहाँ देखो गौर से बेटा, कहाँ मौजूद हो? स्फीयर पर मेरे बेटा अगर मौजूद हो, अगर पॉइंट पी मेरे पास स्फीयर पर ही मौजूद है, अगर पॉइंट पी हमारे पास कहाँ मौजूद है मेरे बेटा? जिस पॉइंट पी पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है, अगर ये पॉइंट पी एग्जैक्टली स्फीयर की सरफेस पर मौजूद है, कहाँ मौजूद है? स्फीयर की सरफेस पे बेटा अगर मौजूद है, तो ऐसी सूरत में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है उसका फार्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये फार्मूले की डेरिवेशन हमने करने की ज़रूरत नहीं है, कभी मौका लगेगा, मोहलत होगी तो करवा भी देंगे। अभी चूंकि टाइम भी शॉर्ट है और आपको भी चाहते नहीं कि ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ लिया आपने और कितना आप याद करेंगे, ऐसा ना हो कि याद करने में मेन टॉपिक रह जाए और फालतू फालतू टॉपिक याद हो जाए। ये कभी एग्जाम में आया वाया है नहीं आज तक, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि एमसीक्यूज का ऑप्शन है तो सारे फार्मूले आपके जहन में होने चाहिए। पहला फार्मूला क्या जहन में होना चाहिए कि अगर पॉइंट हमारा आउटसाइड द स्फीयर है तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी किसके बराबर होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन और सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर होगी। और अगर मेरे बेटा ये एक बिल्कुल कहाँ मौजूद है, अगर इस सरफेस पर पॉइंट मौजूद है तो फार्मूला क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारे पास फार्मूला होगा। और तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है मेरे बेटा, कि हो सकता है जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है वो स्फीयर के अंदर हो। द थर्ड पॉसिबिलिटी इज दैट कि जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को मालूम करना है, हो सकता है कि ये पॉइंट कहाँ मौजूद हो सकता है मेरे बेटा ये जो पॉइंट हमारे पास है ये पॉइंट पी स्फीयर के अंदर हो। स्फीयर के अंदर भी जनाब अली पॉइंट पी हमारे पास हो सकता है कि पॉइंट पी आपका स्फीयर के अंदर मौजूद हो। और बेटा अगर स्फीयर के अंदर मौजूद हो तो ऐसी सूरत में इसमें जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो जीरो होती है। स्फीयर के अंदर अगर सरफेस पे चार्ज मौजूद है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो जीरो होती है। जिस तरह कुछ लोग बड़ी अक्लमंदी की बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, अंदर से दिमाग खाली होता है। मजाक वाली बात है, माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं आप लोग, सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बात ये हो रही थी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर हम मालूम करना चाहें एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पर जो कि पॉइंट हमारा स्फीयर के अंदर हो, तो स्फीयर पे चार्ज होगा मगर स्फीयर के अंदर जो चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, स्फीयर के अंदर जो चार्ज जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी दैट विल बी जीरो। स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास जीरो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड एप्लीकेशन। सिर्फ इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए, ज़्यादा डिटेल में तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यूज के हवाले से अगेन ये बातें इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यूज के हवाले से ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों फार्मूले आपको पता होने चाहिए, स्पेशली लास्ट वाला पता होना चाहिए। इनसाइड जो होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दैट विल बी जीरो, इनसाइड पॉइंट में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है वो जीरो के बराबर होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ। ये गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन के हवाले से हमारी बातें मुकम्मल हुई हैं। और अब जनाब इसके बाद जो तीसरा इसका हिस्सा होगा उस हिस्से में हम गॉसेस लॉ के न्यूमेरिकल जनाब जो डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के लिए आज तक के लिए इतनी वीडियो काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इंशाअल्लाह हम गॉसेस लॉ के जो न्यूमेरिकल है उसको डिस्कस करेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी, ख्याल रखिएगा, वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि टाइम मिला है उसको पढ़ाई पे इस्तेमाल करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।